स्वस्थ है ना? हाँ, आज हम अपने इतिहास विषय में एक नए चैप्टर पर चर्चा करेंगे। वो हमारा चैप्टर है, आप देख रहे हैं, राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर। इससे पहले हमने एक अलग से लेसन पर चर्चा की थी। आपने सीखा है, वो था हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। और अभी मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो ये, मैं एक आपको काल रेखा के द्वारा समझाना चाहूँगा कि आप ये जीरो है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम जिस विषय पर, जिस सब्जेक्ट पे, जिस विषय वस्तु के लेकर के आपके बीच में है, हम उस पर देखना चाहेंगे कि वो विषय वस्तु है कौन से काल की, कौन से समय की है। वैसे तो लेसन में 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का समय दिया हुआ है। अब ये ईस्वी पूर्व और ईस्वी क्या है, आइए देखते हैं काल रेखा। ये देखिए, मैं एक रेखा लगा करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जीरो है। जीरो का मतलब है इस जीरो वाले साल में भगवान परमेश्वर ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इसी को ईस्वी कहा गया और यहीं से ईस्वी की शुरुआत हुई। अगर हम इससे पीछे जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? पूर्व, ईस्वी पूर्व। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसको क्या कहेंगे? ईस्वी। आप देख लीजिए, अगर हम पीछे चलते हैं, मान लो हम यहाँ पे आ जाते हैं 500 ईस्वी पूर्व, फिर 1000 ईस्वी पूर्व, फिर 1500 ईस्वी पूर्व और धीरे धीरे इसी तरह से हम 2500 ईस्वी पूर्व तक जा सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम इधर चलते हैं, इधर भी 1 से लेकर के आगे चलते आ रहे हैं। आज हम कहाँ पे पहुंचे हुए हैं? 2024 में है, ईस्वी में 2024 में। इसी प्रकार से यहाँ चले 500, फिर 1000 और फिर चले 1500 ईस्वी। इधर आए तो हम इसको क्या कहेंगे? ईस्वी। और उधर जाए तो क्या कहेंगे? ईस्वी पूर्व। अब देखिए, हम जो लेसन में आज चर्चा करने जा रहे हैं वो 600 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व रहा है। कब का है? 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का। ये कहां से शुरू हुआ? अब देख लीजिए, यहां से लगभग ये शुरू हुआ और यहां से चल के यहां तक के काल की आज हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। आप कॉपी पे नोट करें। लेसन का नाम आज का हमारा राजा, किसान और नगर, और साथ में समय अवधि कॉपी पे नोट करेंगे सभी बच्चे कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के हम 600 ईस्वी तक के काल में इस बात पर चर्चा करें। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी। आइए हम बात करते हैं। देखिए, वो लेसन में आज, इससे पहले हमने लेसन में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के लंबे काल के बाद जो हमें नई चीज देखने को मिली, वो मिलती है हमें ये इस लेसन के बारे में। वो है हमारा राजा, किसान और नगर। तीनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा देख लीजिए, अगर राजा अच्छे काम करता है, प्रजा हित कार्य करता है, प्रजा के हित के काम करता है, तो क्या होता है? प्रजा में, प्रजा की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, प्रजा का विकास शुरू हो जाता है। तो हम इस लेसन में उसी राजा के बारे में, उसी काल के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें क्या हुआ है? राजा ने अच्छे काम किए हैं और जिसके करने से क्या हुआ? किसानों का विकास हुआ। यहाँ पर किसान शब्द क्यों आया? क्योंकि हम 600 ईस्वी पूर्व की बात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, उस समय आज की तरह कारखाने, आज की तरह नौकरी, आज की तरह रोजगार नहीं थे। उस समय केवल कृषि होती थी और जंगल ही जंगल थे और कृषि कार्य पर ही सभी लोग निर्भर थे, कृषि पर निर्भर थे। और उस समय के जो राजा ने काम किए वो कृषि
को ऊपर उठाने के लिए, किसानों का भला करने के लिए किए। और जब किसानों का विकास हुआ, जब किसान का विकास हो तब क्या होगा? मान लो तुम्हारा विकास हो जाए, तुम्हारे पास पैसे आ जाए, तुम्हारे परिवार में संपन्नता आ जाए, तो तुम क्या करोगे? शहर की तरफ जाओगे ना? हम शहरों की तरफ जाएंगे, मकान शहर जैसा डाल देंगे, सारी व्यवस्थाएं, सारी भौतिक सुविधाएं शहर जैसी आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? शहरीकरण। हमारा लेसन का जो पाठ है, पाठ का नाम है वो है राजा, किसान और नगर। यदि राजा अच्छे काम करे, राजा ने प्रजा हित के काम किए, तो किसानों का विकास हो गया, और किसानों के विकास से जो है जनता के विकास से क्या हुआ? नए नए नगरों का निर्माण शुरू हो गया। तो अब देखिए, आपको एक अभिलेख दिखाई देगा। ये जो पत्थर का आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसको अभिलेख कहते हैं। हमें 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के काल की जानकारी कहां से मिली? हमें इतने पुराने ज्ञान के बारे में कैसे पता चला? प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम है प्रिंसेप। कॉपी पे नोट करें, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज अधिकारी ने, उसका नाम है प्रिंसेप। और प्रिंसेप ने 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में उस लिपि को पढ़ लिया जिसको कोई पढ़ नहीं पाया था। 1830 ईस्वी तक जो है उसको कोई पढ़ नहीं पाया था, उसने उसको पढ़ लिया। उसने उस समय की भाषा को पढ़ लिया। जब उस समय की भाषा को पढ़ा, 600 ईस्वी पूर्व की और 600 ईस्वी तक की भाषा को पढ़ा, साहित्य को पढ़ा, अभिलेखों को पढ़ा, लोक स्तंभों पर लिखी गई बातों को पढ़ा, तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक नए राज्य की जानकारी सामने है। नए राज्य की जानकारी आप देखिए, प्रिंसेप ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, उसने ब्राह्मी और ख्रोष्टी, कॉपी पे नोट करें, ब्राह्मी और ख्रोष्टी, ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल दिया। ख्रोष्टी, हमने पिछली कक्षा में एक नई लिपि के बारे में देखा था। वो कौन सी लिपि थी? कीलाकार लिपि। कीलाकार, वेरी गुड। कीलाकार लिपि, कील से लिखते थे वो, गाड़े की पट्टी बना करके उसके ऊपर लिखते थे लोग, जब मेसोपोटामिया से शुरुआत हुई लेखन कला। और हमने हड़प्पा सभ्यता का जो इससे पहले लेसन पढ़ा है, उसमें एक लिपि देखी थी। वो कौन सी लिपि थी? चित्रमय लिपि, वेरी गुड। चित्रमय लिपि, चित्रमय लिपि क्या होती है? चित्र बनाए गए थे। क्या उसको आज तक पढ़ा जा सकता है? नहीं, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन जिन लिपियों को भी आगे हमारे जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि को पढ़ लिया और एक नए साम्राज्य की खोज की कि वो साम्राज्य जो है वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच का है। कितने साल हो गए 600 ईस्वी पूर्व से 600 तक? 1200 वर्ष। 1200 वर्षों का साम्राज्य की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, पियादसी। पियादसी, पियादसी, पिया मैंने प्रिय, सुंदर दिखने वाला, दसी मुख, सुंदर मुख वाला। आपने बहुत सारे, आप जैसे बच्चे हैं, आप कितने सुंदर हैं? सुंदर है। यस सर। और पियादसी, एक ऐसा ही राजा हुआ है जिसको पियादसी कहा गया, जो जनता का प्रिय राजा था और हर व्यक्ति जो है उसके दर्शन करने के लिए जाए। आपको कभी दिल्ली के लाल किले में जाने का मौका मिले, वहां पर क्या है? एक झरोखा है, झरोखा, जिसमें राजा आकर के बैठता था, सामने नीचे प्रजा खड़ी होती थी, वो दर्शन देता, उसको अपने दर्शन देता, उनकी बातें सुनता, कल्याणकारी बातें, उनके विकास के लिए बातें करता।
वही राजा की आज हम यहाँ पर एक राजा की बात करने जा रहे हैं। मैंने मनोहर मुख आकृति वाला, मनोहर मुख आकृति वाला। प्यारे बच्चों, उस समय क्या था, जितने भी सिक्के बनते थे, सिक्के, रुपए, सोने, चांदी और तांबे के, उनके ऊपर राजा की फोटो होती थी। एक तरफ राजा की फोटो होती थी तो दूसरी तरफ जो है देवता की फोटो होती थी। यानी राजा को देवता के समान माना जाता था और राजा भी बहुत अच्छे काम करता था, प्रजा भी उसको अपने देवता के समान मानती थी। आप देखिए, हमने जितने भी प्रिंसेप ने अभिलेख पढ़े हैं, पहले हम अभिलेख की बात कर लें। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख क्या थे? यानी पहाड़ पर जो पर्वत पर पत्थर हैं, उन पत्थरों पर रंग लगा करके या उसके अंदर प्रोष्टि लिपि से, प्रोष्टि क्या होती है? अंदर से प्रेद करके उसके अंदर कोई बात लिख देना। जो बातें लिखी गई, जो चित्रमयी लिपि लिखी गई, और उस चित्रमय लिपि को, उन बातों को, उन अक्षरों को प्रिंसेप ने पढ़ा, उससे हमें जानकारी पहले कहां से मिली? हमारे अभिलेखों से हमें जानकारी। दूसरा जो है ग्रंथ। उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों का अध्ययन किया गया। उन ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां का काल कैसा था, वहां के राजा कैसे थे और उन राजाओं के कार्य कैसे थे, वो जन कल्याण के कौन कौन से कार्य करते थे। अब दूसरी बात जो आपने लिखी, ग्रंथ, काफी पे नोट कर सकते हैं। ग्रंथ, पहला हमने क्या बताया था? अभिलेख के बाद हम ग्रंथों की बात करते हैं और इनमें अध्ययन से हमें पता चल गया कि वहां पर कैसे कैसे शासन व्यवस्था रही हो। प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार की वहां पर खोज हुई, वहां पर एक नया साम्राज्य खुल करके हमारे सामने आया और उसको ऐसा साम्राज्य जो 16 महाजनपदों के नाम से, यानी जनपद के नाम से जाना जाता था। और उस समय 16 जनपद, महाजनपद, जनपद समझते हैं? जनपद यानी जनता का कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर एक जगह से काफी जनता रहती और वहां किसी एक राजा का, वो राजा को अपने देवता के समान मानते हो, राजा उनके भले के लिए कार्य करता। वैसे तो आजकल हम अगर हम उत्तराखंड में जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, जिले को जनपद कहा जाता है और जिले का नाम वो कहते हैं कौन से जनपद से आया है, हम कहते हैं कौन से जिले से आया है। इसी तरह से उन जनपदों को इकट्ठा करने से या कई जनपदों को मिलाने से महाजनपद की शुरुआत हुआ। महाजनपद नोट करें, 16 महाजनपद। और 16 महाजनपदों में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इनको कहते हैं आरंभिक साम्राज्य, राज्य, आरंभिक राज्य। आरंभिक राज्य में प्यारे बच्चों जो बात आती है नगरों की, लोहे के बढ़ते प्रयोग की और सिक्कों के विकास की आती है। काफी में नोट करें आप कि हमें जो है राज्य, नगर, लोहा और सिक्के के बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। सिक्कों के बारे में जानकारी। आप देखिए, नेक्स्ट बात करें ग्रंथ। ग्रंथों में बौद्ध और जैन साहित्य, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े जितने भी हमारे आरंभिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर क्या है? हमें प्रारंभिक साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, उनका उल्लेख मिलता है, उसके अंदर उल्लेख है। अब महाजनपदों में पहले बच्चों बहुत सारे महाजनपद, 16 महाजनपदों का तो वैसे उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन और भी संख्या इनकी है। अब 16 का नाम हम इसलिए लेते हैं कि ये प्रसिद्ध महाजनपद रहे। आप कापी पे इन महाजनपदों के नाम को नोट कर लें। वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये
हर जगह ग्रंथ के अंदर जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जो हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संबंधित ग्रंथ हैं, उनके अंदर इनका उल्लेख मिला है। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। और ये जो महाजनपद हैं, आपकी परीक्षा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्हीं 3 महाजनपदों के नाम लिखो। ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए हम आगे बात करें। महाजनपदों में प्यारे बच्चों, वो लेसन के अंदर एक बात आती है, गण। गण गण का अर्थ क्या होता है? संघ। जैसे हम विद्यार्थी गण बोल देते हैं, अध्यापक गण बोल देते हैं, जब अध्यापकों का समूह को अध्यापक गण बोलते हैं, और विद्यार्थी गण। इसी तरह से राज्यों के समूह को हम क्या बोलते हैं? गणराज्य। इसमें गण आगे लगा देते हैं, गणराज्य। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ राज्यों का समूह है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, ये कहता है कि यहाँ जो है वो वज्जी जो प्रसिद्ध महाजनपद रहा है, और हर महाजनपद में क्या था? उसकी राजधानी होती थी, उसके अंदर एक किला होता था। आप महाजनपद के आगे लिख सकते हैं राजधानी किला, नोट करते हैं राजधानी किला के उसके एक राजधानी होती थी। राजधानी में कौन रहता था भाई? राजा, उसकी सेना, उसके सैनिक, उसके जो अभिजात वर्ग के जो लोग हैं, वो सारे उसी में रहते थे। दुर्ग था उसके अंदर, दुर्ग हो सकता है, उसके अंदर और क्या रह सकता है? अनाज का भंडार हो सकता है। जैसे आपने पहले लेसन में हमने हड़प्पा के अंदर मोहनजोदड़ो में जो है क्या देखा था? ऊपरी दुर्ग और निचला शहर के बारे में जानकारी दी थी। और इसी प्रकार से इसमें भी एक दुर्ग की बात, यानी किले की बात, यानी जिले की बात आती है। आइए हम नक्शे में देखें आरंभिक साम्राज्य। आप देखिए, आपको ये जो मानचित्र दिखाई दे रहा है, इस मानचित्र में आपको यहाँ पे कंबोज दिखाई दे रहा है। ये हमारे अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से लिया, कितनी दूर साम्राज्य फैला हुआ। और उसके बाद ये पुष्कलावती है, गंधार है, तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है। ये सारे आपको यहाँ पे जितने भी हमारे 16 के 16 महाजनपद हैं, वो आपको चित्र में दिखाई देंगे। घर पे जाकर के आपने बुक के अंदर ये चित्र जो है बड़े ध्यान से देखना है कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर। आगे हम इसी लेसन में बात करें कि देखिए ये दक्षिण भारत तक फैला हुआ है, और इधर हम देखें तो ये उड़ीसा तक आया हुआ, यानी सुदूर जो हमारे पश्चिम उत्तर के अंदर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कजाकिस्तान ये देश हैं, उन देशों तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। और जिसके आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब इसी पाठ में प्यारे बच्चों और जानकारी हमें कहाँ से मिली? ये जो प्रिंसेप ने जानकारी जुटाई है, और जानकारी कहाँ से ली? अब एक बात तो आगे कि उसने अभिलेखों से जानकारी ली, दूसरी जानकारी आगे कि हम उसने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पुराण, इन ग्रंथों से, ऋग्वेद, इन ग्रंथों से उसने जानकारी जुटाई है। तीसरी बात कहाँ से आई? आम लोगों से पूछने। आम लोग बता देते हैं, जिस प्रकार से हम आम लोगों से पूछते हैं, वो लोग प्राचीन काल के बारे में जो कल्पना पे आधारित या उनकी वास्तविकता पे आधारित बातें उनके मन में होती हैं, वो कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा साम्राज्य हुआ करता, और उनसे हमें जानकारियां मिलती रहती हैं। और इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट विषय पे बात करें। पहला जो हमारा, ये नोट करें, पहला जनपद जो प्रसिद्ध जनपद है वो है मगध। आज हम इस टॉपिक पे भी बातचीत करें। यहाँ तक किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना हो गया? अब देखिए, अब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों में पहला महाजनपद वो है मगध, बिहार। अब आपने भारत के नक्शे में देखा होगा
कि बिल्कुल नेपाल के नीचे जो है, नेपाल के बिल्कुल नीचे, और उसमें बिहार राज्य। अगर हम नक्शे पे हम यहाँ पे चर्चा करें कि हमारा जो भारत का नक्शा है, और उसमें मैं काल्पनिक थोड़ा सा नक्शा बना करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऊपर की साइड में है, अभी जो हमारा हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत में यहाँ पे एक हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, वो है हमारा नेपाल। नेपाल के बीच में सिक्किम हमारा एक राज्य आ जाता है, और उसके बाद भूटान। यहाँ पे जो ये प्रदेश है ये बिहार है। आप आगे चल करके भी हम उस पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, प्लासी का युद्ध लड़ा गया, और बंगाल से जो है उन्होंने साम्राज्य शुरू किया था, और वो बंगाल प्रांत माना गया था। तब बिहार बंगाल सब एक ही है। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे प्यारे बच्चों, जो ये मगध साम्राज्य है वो एक महान महाजनपद क्यों था। पहला जो हम इसका कारण बता सकते हैं कि यहाँ पर जो इतिहासकारों ने देखा, जो जहाँ पर खेती ज्यादा अच्छी होती होगी वहीं पर जो है प्यारे बच्चों विकास हुआ हो। नोट करें, कृषि जो है वो मगध साम्राज्य के विकास की रीढ़ रही है, और कृषि उत्पादन की वजह से यहाँ पर विकास हुआ है। इसीलिए हम इसको महान साम्राज्य की उपाधि देते हैं। दूसरा जो कारण आता है यहाँ पे लोहा। यहाँ पे लोहा, यहाँ पे लोहे की खदानें हैं या खाने हैं जहाँ से लोहा निकाला जाता है, और उस समय लोहे की आवश्यकता थी। आप मुझे बताना चाहेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या लोगों को लोहे के बारे में जानकारी थी? नहीं थी। वेरी गुड। उस समय उनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जो है यहाँ पर लोहे की खदानें थी। आजकल का जो हमारा राज्य है झारखंड, वहां से लोहा निकलता है, और वहीं पर लोहे से बड़े बड़े इंजन बनाने के कारखाने, बड़े बड़े कलकुचे बनाने के कारखाने वहां पर। और यहाँ से जो लोहा निकलता था, उस लोहे से राजा क्या बनाता होगा? हथियार। उससे हथियार बनते थे, और वो हथियार जो है दूसरे देशों में बेचे जाते थे। दूसरा यहाँ पर और क्या था? हाथी और सोना। हाथी और सोना। प्यारे बच्चों, वहां पे जो जंगल थे उड़ीसा के आसपास, या कहिए कि छत्तीसगढ़ झारखंड का जो एरिया है, यहाँ पर पहले हाथी हुआ था, और हाथी को राजा ज्यादा पसंद करता था, और मगध साम्राज्य से हाथी दूसरे राजाओं को बेचे जाने लगे, और बहुत ज्यादा आमदनी हुई। अब राजा, आपने देखा कि पुराने समय में जितने भी राजा होते थे वो हाथी पे चढ़ के आते, तो हाथी को वो अपना सम्मान या प्रतीक मानने लगे। तो इसी तरह से हम और क्या बात मानते हैं? नदियां। यहाँ की जो नदियां रही हैं, यानी गंगा नदी, यमुना नदी, उनकी सहायक नदी घाघरा, गंडक, कोसी, और इन नदियों में हमेशा पानी चलता है, और पानी चलने से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर यातायात के तौर पर भी काम आती थी, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता। तो नदियां जो हैं वो मुख्य तौर से आवागमन समझते हैं, आने और जाने का एक सस्ता साधन था। सस्ता साधन, क्योंकि उस समय पक्की सड़कें आज की तरह हमारे यातायात के साधन, हवाई जहाज, रेलगाड़ियां उस समय नहीं थी। केवल पशुओं से, कच्चे रस्तों से या नदियों के द्वारा जो है सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया या आवागमन किया जा सकता था। इसी प्रकार से आज हम ये जैन धर्म के बौद्ध लेखकों के बारे में आज हम एक और बात यहाँ पर देखते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु,
अजातशत्रु और महापद्मनम। ये प्यारे बच्चों 3 राजा इतने प्रसिद्ध राजा हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनम। ये प्रसिद्ध राजा जिन्होंने जन कल्याण के लिए नीतियां लागू की हैं और जिन्होंने जनता के मन को बिल्कुल लूट लिया है, मन को, यानी तन मन धन से जनता उसके साथ प्यार रखती थी, ये वो राजा थे। अब मैं आपको बता दूं, बिहार में एक राजगाह है, इसको राजगीर के नाम से जानते हैं, और उस समय ये राजगीर जो है मगध की राजधानी, मगध की राजधानी का नाम राजगीर था। अभी मैं पिछले दिनों यहाँ जाके आया हूँ। ये बहुत बड़ा पहाड़ है और इसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो है अधिग्रहण किया हुआ है। यहाँ पे कोई खुदाई नहीं अभी चालू हुई है, लेकिन बहुत ही सुंदर क्षेत्र है राजगीर। और कहते हैं कि गुरु नानक देव जी भी यहाँ राजगीर गए थे और वहाँ पर जितने भी पानी निकलने के झरने हैं वो सबसे गर्म पानी निकलता है, और ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने जो झरना शुरू किया उससे केवल ठंडा पानी निकलता है, बाकी सबसे गर्म पानी राजगीर। तो ये राजगीर जो है प्यारे बच्चों, राजगीर का नाम राजगाह, यानी राजा का घर, राजा का घर या जहाँ राजा रहता हो उसके नाम पे, उसके रहने की जगह के नाम पे इसका राजगीर नाम रखा गया है। और ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, किलेबंदी है पूरी तरह से। और इस यहाँ का ये जिला रहा है, ये देखिए आपको यहाँ चित्र भी दिखाई दे रहा है, ये पूरा पथरीला क्षेत्र है। और यहाँ तक जो है आज के विषय को हम रखेंगे। कोई किसी बच्चे ने यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, एक आरंभिक साम्राज्य यानी मौर्य वंश के बारे में हम जानकारी लेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर आप पूछना नहीं चाहते कि आप हो सकता है उसका आंसर जरूर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसमें 3 राजाओं के नाम मैंने बताए थे, कोई बच्चा बताना चाहेगा? एक राजा का नाम क्या था? हाँ शाबाश, बिंबिसार, वेरी गुड। हाँ जी, और कोई बताना चाहे? हाँ जी, किसी एक राजा का नाम बताइए। हाँ जी, अजातशत्रु, वेरी गुड। तो ये उस समय के राजा रहे। अच्छा, मुझे बताएंगे कि कितने महाजनपद थे? 16, वेरी गुड। और 16 महाजनपदों में सबसे किसी 3 महाजनपदों के नाम कोई बच्चा बताया? वेरी गुड, शाबाश। मगध और कौशल और कोई कुरु, वेरी गुड। पांचाल, ये वैसे तो 16 थे, 16 में से ये हमारे 5-7 जो हमने बात की वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। इसी प्रकार से हमने एक पियदसी शब्द हमारे पास आया। पियदसी का अर्थ होता है, पियदसी का, हाँ सबका प्रिय, प्रिय यानी मनमोहक मुख वाला, सुंदर मुख वाला, जिसको सब कोई कहे वाह, वेरी गुड, शाबाश। एक प्रिंसेप का नाम आया था। प्रिंसेप कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने 2 लिपियों की खोज की, ब्राह्मी और ब्रॉहमी लिपि की खोज। वेरी गुड। यहाँ तक अभ्यास के हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं और आप लोग जो हैं ये 2 क्वेश्चन घर से पूरी तरह से याद करके आएंगे और दोनों क्वेश्चन कापी के ऊपर लिख करके लेकर के आएंगे ताकि हम उन्हें चेक करें। ठीक है, धन्यवाद।